तो अभी देखो 2 बार जूता चुराई की रस्म हो चुकी है रोमन रेंस के साथ। तो अगली बार अब जब वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के शो पर तो किस तैयारी के साथ आएंगे वो चीज आप देख सकते हो इस ट्वीट में, जहां पर अब रोमन रेंस के पैर में कोई जूते नहीं, कोई महंगे जूते नहीं, बल्कि कोई सस्ती सी चप्पल है, ताकि अब ब्रॉन्सन रीड का जो कलेक्शन है या जो उसके अंदर लालच है रोमन रेंस के जूतों को चुराने का वो खत्म हो जाए। और किसी ने लिखा था कि यार देखो रोमन रेंस का ऑरा क्या है कि उसके जूतों में भी ब्रॉन्सन रीड को कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो रोमन रेंस का शू कलेक्टर बन गया है। तो ये अलग ही इन्होंने स्टोरी लाइन से निकाल दी। वैसे ये ट्वीट मेरा ही है, तो थोड़ी आग लगाना चाहते हो तो ट्विटर पे आप लोग आ सकते हो, लेकिन उसके लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बोलूंगा पूकी लोग होते हैं और असली में जो भसड़ है वो है ट्विटर पे। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 723 में बहुत टाइम के बाद। और आज जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं होश में आया हूं, क्योंकि पिछले कुछ जो दिन रहे हैं सुबह जल्दी उठने वाले और कंटेंट जल्दी जल्दी लेके आने वाले वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक थे। अब रिलैक्स होकर आराम से समर स्लैम के बाद की बहुत सारी चीजों के बारे में आराम से बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन दो बंदों के बारे में बात करते हैं जो कि गायब हो चुके हैं। पहला तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, रोमन रेंस वाला। और जो अगला शो है जहां पे रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया है वो ना कोई रॉ है ना कोई स्मैकडाउन है। बताया था मैंने आपको कि सीधा सर्वाइवर सीरीज के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट सर्वाइवर सीरीज में ही आने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि सर्वाइवर सीरीज में आई थिंक उनका अगला मैच है, ऐसा मज्यूम करके चल सकते हैं। और जो दूसरा नाम है वो है हमारे फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर का। उनको आपने देखा भी था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लीड भी किया था और कुछ इंजरी भी उन्होंने सफर की है, ऐसी बात आ रही है, लेकिन कुछ बहुत मेजर नहीं है, माइनर सी है। मेन आई थिंक अभी गुंथर को ऑफ उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि अब वो चैंपियनशिप हारे हैं। तो चैंपियनशिप हारे हैं तो उस समय अब उस सुपरस्टार के साथ क्या करना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने होल्ड पे रखा है ताकि जब वो वापस आए तो फिर कुछ हाइप वो जनरेट कर सके। और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है गुंथर के साथ प्ले करना, क्योंकि ये बिलीफ है फैंस के बीच में कि आप गुंथर को बिना चैंपियनशिप के अच्छा बुक करते नहीं हो। तो देखते हैं अब इस चीज को ट्रिपल एच इस वाले असाइनमेंट को किस तरीके से लेने वाले हैं। जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में अब हम इस पड़ाव में आ चुके हैं कि अब वो एक हील सुपरस्टार नहीं है, वो एक प्योर बेबी फेस बन चुके हैं। तो थोड़ा सा धक्का दूंगा मैं आपके दिल को ये बता के कि जॉन सीना के अब सिर्फ कितने मैचेस बाकी रह गए हैं। उनकी अपीयरेंसेस का तो हमको पता है वो 12 के आसपास है, लेकिन मैचेस कितने होंगे तो अभी आपको पता है जॉन सीना सिर्फ पीएलई और एसएनएमई के अंदर ही कंपीट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जॉन सीना के पास अब अपने इस फेयरवेल टूर में रिटायरमेंट टूर के अंदर सिर्फ 4 मैचेस हैं, और ये 4 मैचेस करने के बाद जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी हम शायद इस मूवमेंट को इतना अप्रिशिएट कर नहीं रहे, लेकिन अभी हम उस टाइम में जी रहे हैं जब जॉन सीना एक्टिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंपीट करते हैं, क्योंकि 2025 के बाद वो चीज होने नहीं वाली। वैसे किसी ने बोला था कि जॉन सीना अगर दिसंबर में रिटायर ना होके ये बोलें कि ठीक है सबसे बड़ा शो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया होता है तो मैं रिटायरमेंट ही रख रहा हूं अपनी, लेकिन सिर्फ एक मैच करने के लिए, सिर्फ एक स्टोरी के लिए मैं सीधा रेसलमेनिया में जाके कंपीट करूंगा। अच्छा आइडिया ये हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से जॉन सीना ने बातें बोली ना, भैया मैंने बोल दिया तो बोल दिया, लग रहा है कि ये दिसंबर में ही रिटायरमेंट हो जाएगा जॉन सीना का, अनलेस या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ उनको थोड़ा ऐसा फोर्स ना कर दे फिर ऐसा कुछ। लेकिन मुझे लगता नहीं जॉन सीना के ऊपर कोई कर सकता है। तो अभी तो यही मान के चलो कि दिसंबर में ही जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं और उनके पास बचे हैं सिर्फ 4 मैचेस। जो हेनरी के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बंदा जो है अपने गिमिक की वजह से कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो आज एनएक्सटी में क्या हुआ, ये बंदा लिटरली वो उनका म्यूजिक में नहीं है से हिज नेम एंड ही अपीयर्स ऐसा करके वो जो होता है, तो वो बंदा सीधा फ्रिज के अंदर से निकला है। और ये बड़ा एक बोल सकते हो कि मेमोरेबल सा मूवमेंट बना दिया उन्होंने, क्योंकि वो अपनी जैसे उनकी एंट्री पे कैमरा जूम सा होता है ना, अब जूम तो वो हुआ लेकिन वो फ्रिज के अंदर से निकले। बाकी मैं स्टोरी को कुछ फॉलो कर नहीं रहा तो मुझे पता नहीं इसका आगा पीछा क्या है, लेकिन एक मस्त मूवमेंट दिखा तो शेयर कर दिया आपके साथ। और एक जॉन सीना का क्या ऑरा है, क्या उनकी हाइप है, कितने ज्यादा वो सेलिब्रेटेड है, ये एक इस क्लिप से पता चला। ये किसने मेटलाइफ स्टेडियम के बाहर रिकॉर्ड की है। ऑब्वियसली मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जब जॉन सीना का होता है ना यू कैन नॉट सी मी 5 नकल शफल, जब उन्होंने वो हिट किया तो वो स्टेडियम के इतने बाहर तक भी सुना जा सकता था। एक इस 2 सेकंड के क्लिप में अब मैं आपके लिए प्ले कर देता हूं वो। तो भाई ये है देखो जॉन सीना का सीन, जो बोलते हैं ना कि कुछ होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार्स और कुछ होते हैं जनरेशनल वाले सुपरस्टार। वो क्यों होते हैं वो आपको आई थिंक इस वाले क्लिप से पता चल गया होगा कि बाहर सोचो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अवेयर नहीं है ज्यादा कि क्या चल रहा है, जब उसने ये सुना होगा तो उसको लगा होगा अबे ऐसा क्या हो गया, इतनी बार जोर से आवाज। वैसे अमेरिका में मोस्टली लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में जानते ही हैं, तो वैसे जॉन सीना पॉपुलर है तो समझ ही गए होंगे कि भैया अंदर जॉन सीना लड़ाई कर रहा है इस समय। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद से मैंने आपको बताया था कि ऐसे सोशल मीडिया पर पूरा एक आउटरेज है कि इस बंदे को तुम
क्यों लेके आ गए। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हो तो कुछ अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। मैंने आपको बताया था कितनी ज्यादा व्यूअरशिप आ गई है, कैसे WWE के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल मूव था और वो होना भी था। अब जो ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज WWE ने रिलीज करी, जो उनकी 3 टी-शर्ट्स हैं, इस समय WWE शॉप पर तीनों ही बेस्ट सेलिंग है, यानी किसी भी सुपरस्टार से ऊपर इस समय ब्रॉक लेसनर हैं। और ये जो WWE शॉप का डेटा आता है ये अमेरिकन लोगों का ही आता है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर वो कौन सा ऑडियंस का सेक्शन है जो कि बोल रहा है कि ब्रॉक लेसनर को नहीं आना चाहिए था। फिर अगर आप दूसरी साइड पर देखो, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है बिजनेस बनाना, तो उस हिसाब से तो ये WWE ने पूरा एक होम रन ही हिट किया, क्योंकि तीनों की तीनों उनकी टी-शर्ट्स ऊपर है। मैं एक बार को थोड़ा डाउट कर रहा था इसके ऊपर, क्योंकि ये जिस हिसाब से माहौल बना था, कई बार हमारे दिमाग में भी ऊपर से बस एक लेयर सी बन जाती है, बट वैसा कुछ भी नहीं है। तीनों की एक भी नहीं, तीनों की तीनों टी-शर्ट्स WWE की हॉट सेलिंग है इस समय WWE शॉप पे। तो आई थिंक अब WWE उस नजरिए से तो उसको नहीं देख सकती कि ब्रॉक लेसनर की आने की वजह से उनको कुछ लॉस हो रहा है। बाकी अगर स्पॉन्सरशिप वाला कुछ झोल झपेटा होता है तो फिर उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यार जब से मैंने ये चीज देखी है बिल्कुल दिमाग में मेरे घूम रही है, मैं किसी अपने दिमाग को भी एक्सप्लेनेशन पे पहुंचा नहीं पा रहा कि मैं इसके पीछे क्या बोलूं। तो आज जो होगा ना, उनका फ्यूनरल डे था, बहुत सारे वहां पे WWE के सुपरस्टार्स आए थे, विंस मैकमैन, शेन मैकमैन, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, रिक फ्लेयर, वो वहां पे उनके लिए आए थे, उनकी लास्ट राइड के लिए। और भाई उनके जो फ्यूनरल है उसके बाहर जब एक फोटो कैप्चर करी तो क्लाउड से कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना, और ये फॉर्मेशन किससे सिमिलर है, हल्क होगन का जो हम पोज करते हुए देखते थे। तो यार ये तो बिल्कुल ही अनरियल सा है कि मतलब फ्यूनरल चल रहा है और उसके बाहर जब किसी ने फोटो कैप्चर करी तो उसमें होगन ऐसे नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं यार इसको क्या बोलें, क्या देखें, लेकिन काफी होगन बड़ा नाम तो है ही WWE में। अब लोग अभी तक इसके बारे में कुछ कमेंट करने से बच रहे हैं। ऐसे टिफिनी का भी मैंने देखा था, वो बोल रही है कि मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी, और ये उनके फ्यूनरल डे पर ही था। तो काफी सैड है ऐसे देखना चीजों को, बट कुछ स्वीट सी चीज मुझे लगी तो आपके साथ शेयर कर दी मैंने। ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था मैं और एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मुझे वीडियो दिखी, और मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगा। जिस टाइम पे डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्रेंस हो रही है उस टाइम पे पीछे बैक स्टेज से जॉन सीना पर्दा खोल के देख रहा है। भाई ये वही स्पॉट है जहां से कोडी रोड्स और जॉन सीना बैक स्टेज नहीं गए थे, उसके बाद वो वहां से पूरा निकल के आते हैं जब जॉन सीना कोडी रोड्स को अपने कंधों पर लेके आते हैं। तो वहीं के एग्जैक्ट स्पॉट पे डोमिनिक की एंट्रेंस पे जॉन सीना बाहर देख रहे हैं, और ये जॉन सीना ही है। मैंने उसको बिल्कुल पास करके देखा है, लेकिन जॉन सीना यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये वैसा है कि बहुत ही कैजुअल, या अरे ये जॉन सीना यहाँ पे कहाँ से निकल के आ गया, और फैंस उसको कैप्चर भी कर लेते हैं। उसी टाइम पे किसी ने जो कैमरा है वो भी ऑन कर दिया था। तो ये तो एक बड़ी नोटी सी वीडियो। एक वीडियो और दिखी मुझे, और इस वीडियो में देखो आप, ये वैसे हमने रॉ में भी देख लिया था, लेकिन इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं डाला उन्होंने। जिस टाइम पे एलन नाइट अपना प्रोमो कट कर रहा है, भाई ब्रॉन ब्रेकर ऐसे कर रहा है कि कितना यार थकेला सा बंदा, मैं थोड़ा सो लेता हूँ अपने पॉल हेमन के कंधों पे। तो ब्रॉन ब्रेकर वहां पे जाके सो भी जाते हैं। जब कोई बंदा, जब कोई कैरेक्टर, जब कोई टैलेंट अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही बढ़िया निकल के आती है, और वही एग्जैक्टली चीज मैं इस समय होते हुए देख सकता हूं ब्रॉन ब्रेकर के साथ। कंपैरिजन के लिए जब रोमन रेंज को उन्होंने बिग डॉग बना के रखा था, सर्टेन वे में चीजें करनी होती थी उनको, तो वो प्रेशर में रहते थे, लेकिन जब उनके अंदर से निकल के आता था तो उसके बाद हमने देखा ट्राइबल चीफ वाला एरा। तो वो मतलब ये नहीं कि वो ट्राइबल चीफ बन गया ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ही सिंपल और कैजुअल है, और लगता है कि प्रेशर नहीं है। तो बिना प्रेशर के आई थिंक अब ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूचर दिख रहा है ब्राइट। अब तो बिल्कुल WWE स्टैब्लिश भी करना चाह रही है कि ब्रॉन ब्रेकर ये हमारा अगला सुपरस्टार। कोडी रोड से सिमिलैरिटीज लगती नहीं है मुझे, उनको लेके जाने का जो वे था वो अलग था, और ब्रॉन ब्रेकर का थोड़ा सा अलग है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप इस मूवमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो भाई क्या सीन है देखो। 2012 का वो जो टाइम है वो दोबारा से वापस आ चुका है, जब जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर एंड सीएम पंग, ये तीनों इतने बड़े सुपरस्टार एक बार फिर से WWE की स्टोरी लाइंस में एक्टिव हैं। पहले सीएम पंग गायब थे, उसके बाद ब्रॉक लेसनर गायब हो गए, फिर जॉन सीना आया तो फिर उधर दोबारा ब्रॉक लेसनर निकले, लेकिन अभी हम उस टाइम में दोबारा चुके जब तीनों के तीनों सुपरस्टार जो है साथ में हैं। तो ये तो बिल्कुल जो जिसने WWE उस टाइम पे भी देखी है उसके लिए कुछ अनरियल सा ही मूवमेंट है, बिल्कुल सरियल कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है इस समय। और जो अभी स्टोरी लाइन शुरू हुई है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की, उसके पीछे पॉसिबल क्या कहानी शुरू हो सकती है। ये तो हमको पता है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं, ठीक है, लेकिन WWE स्टोरी लाइन क्या दिखाने वाली है इनके बीच में, क्या वो रीजन WWE बनाएगी कि ब्रॉक लेसनर ने आके अटैक क्यों किया जॉन सीना के ऊपर। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसके ऊपर, और वो ये है कि जब 2012 में ब्रॉक लेसनर वापस आए थे तो उस टाइम पे जो उनका पहला मैच था वो जॉन सीना के साथ था, और उस मैच में उन्होंने जॉन सीना से हार
खाई थी। तो अब इतने टाइम के बाद अब जब फेयरवेल टूर चल रहा है जॉन सीना का, तो ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे लेना है उनका उनसे बदला, क्योंकि ये उनका लास्ट रन है और अपनी अपनी टर्म पे एंड करना चाहेंगे ब्रॉक लेसनर, जैसे इसको शुरू होना चाहिए था, और वो है जॉन सीना को बुरी तरीके से मार के और उसको तबाह करने का। क्योंकि वैसे भी ये जो स्पॉटलाइट है इस समय जॉन सीना के ऊपर है, तो ब्रॉक लेसनर हमेशा इस स्पॉटलाइट में बने रहते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग इस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन को लेके जा सकती है। अभी तो हम बस इसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए, बट इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इनके बीच में स्टोरी क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि हिस्ट्री ही इन दोनों की अपने आप में इतनी बड़ी है। आई थिंक मैं अब इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि अब तक की डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी रिएक्शन वीडियो में मेरे लिए शायद ये सबसे बेस्ट रिएक्शन वीडियो है। और ये किसकी है? ये है माइकल कोल की। जब ब्रॉक लेसनर वापस आए, अब क्योंकि माइकल कोल को भी ऑब्वियसली पता नहीं था, ये अनरियल डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें जो समझ में आ रही है उस हिसाब से बोल रहा हूं। तो यहाँ पे लिटरली ऐसा करके हाथ ऐसे छटपटा के माइकल कोल का रिएक्शन आता है, क्योंकि उनको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ब्रॉक लेसनर आ चुका है। वेड बैरेट ने भी बहुत तगड़ी कमेंट्री करी, लेकिन एक बार में उनकी जो वॉइस है वो भी गायब हो जाती है। लेकिन ये माइकल कोल का रिएक्शन मेरे लिए हमेशा अलग ही स्थान रखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए भी सरप्राइजिंग था, और उस सरप्राइज को अपने दिमाग में सरप्राइज रखने के साथ साथ कैसे कमेंट्री पे कॉल करके फैंस को भी उसका जो इंपैक्ट है वो फील करवाना है, वो दोनों काम साथ में माइकल कोल ने अच्छे से कर दिए। जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री आई है ना, हर किसी का इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है। अब रैंडी ऑर्टन ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया है, जो कि डेफिनेटली इस डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने के हिसाब से तो अच्छा नहीं है। तो रैंडी ऑर्टन ने बोला, देखो भाई, मैं बहुत ओल्ड स्कूल बंदा हूं, और मैं पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मैंने चीजों को देखी है, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज जो है छुपी ही रहनी चाहिए थी, ये निकल के नहीं आनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उन्होंने कंपनसेट करने के लिए ये भी बोला कि देखो यार, बात ये है कि जब अब टाइम चेंज होता ना, तुमको भी चेंज होना पड़ता। तो भले ही मेरे हिसाब की चीज़ नहीं है कि हमारे जो सीक्रेट्स है वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे जो फैंस हैं वो इसको देखना चाहते थे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया, तो फिर ठीक है, चल लेते हैं ऐसे ही। बाकी मैं आपको अनरियल डॉक्यूमेंट्री के बारे में ये भी बता देता हूँ कि इस संडे से पहले वो आ जाएगी। ऑलमोस्ट मैंने उसका जो सारा हिसाब किताब है वो कंप्लीट कर लिया। उस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बोलोगे भाई मजा आया, मतलब अच्छी लगेगी, ये कहना चाह रहा हूँ। अगर अभी भी आपके दिमाग में ये बात अच्छे से पड़ी नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से अब दिमाग में पढ़वा देता हूँ कि सेथ रॉलिंस का जो पूरा हमने एंगल देखा था, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया था कि उनके पैर में लग गई है, वो हल्की सी भी नहीं लगी थी, कोई माइनर इंजरी भी नहीं थी सेथ रॉलिंस को। ये पूरा इनका गेम ही था, और एक गेम कितना तगड़ा इन्होंने खेला कि किसी भी बैक स्टेज लोगों को ही नहीं बता रहे थे। इवन सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच जब भी आउटिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने बताया कि मॉन्टेज फोर्ड और बियांका के साथ जब हम गए, तो उस टाइम पे मैं क्रचेस के साथ ही चल रहा था, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना पेन में था कि अपनी इस इंजरी को रियल सेल करने के लिए मैंने पूरे एफर्ट लगा दिए। इवन अपनी डॉटर को भी उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया, और बेकी लिंच ने बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि मैं इसके जो अपने पति देव है उसके प्लान का पार्ट हूं, लेकिन अगर रूल्स ऑफ द सेंचुरी बनाना था तो फिर हमें ये चीज करनी ही पड़ी। और उसके बाद जो हमने देखा, जब कैश इन हुआ भी, तो वो कितना तगड़ा था। बहुत बड़े बड़े इनसाइडर्स को यहाँ पे चकमा दे दिया इस समय, बस मेल्जर चीचा को नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई इस बंदे को इंजरी नहीं है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये जो है स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। लेकिन जो बड़े बड़े डर्ट शीट्स वाले लोग हैं, उनको भी ऐसे ट्रिक किया कि जैसे कोई सुपरस्टार इंजर्ड होता है ना, कि अगर वो जा रहा है, जैसे बर्मिंघम में जाते हैं अपने स्कैन्स के लिए, उन्होंने वैसे ही पूरे प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो किए। और भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन बहुत लंबी नहीं थी, अगर ये 2-4 महीने पहले अगर सेथ रॉलिंस जाते तो शायद और बड़ी लगती, लेकिन फिर वो भी है कि उसकी कॉस्ट पे फिर सेथ रॉलिंस अवेलेबल नहीं हो पाते डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये रूल्स ऑफ द सेंचुरी के लिए मेहनत तो इन्होंने देखो पूरी करी। यूजुअली देखो हम लोग क्या चीज देखते हैं, जब कोई बहुत बड़ा हंगामा ड्रामा सा कट जाता है जो कि फैंस को पसंद आता है, तो हर कोई बंदा आगे आ जाता है उसका क्रेडिट लेने के लिए। ये मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल एच कई बार अपने आप को सामने से रख देते हैं। अब देखो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद क्या हुआ। चैनल पर अगर आप एक्टिव चैट रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच ने बोला कि जॉन सीना को अपना लास्ट चैप्टर लिखना था, और जॉन सीना को उस चैप्टर में ब्रॉक लेसनर के साथ भी फ्यूड करनी थी। तो जो फिर जॉन सीना को चाहिए था वो चीज हम लेके आ गए। बट इसका ऑपोजिट अब जॉन सीना का कुछ कमेंट आया, और उन्होंने पूरे अपने पीछे हट गए वो कि नहीं नहीं भाई, मैं नहीं लाया हूं ब्रॉक लेसनर को। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नेम है वो कंट्रोवर्शियल है, तो मे बी अगर फैंस के दिमाग में ऐसी इमेज जाएगी कि अच्छा इस बंदे की वजह से आया ये, वरना ये ना होता तो ब्रॉक लेसनर नहीं आता, तो शायद फैंस उसको रेल सकते हैं, और रेलते ही। तो अब जॉन सीना को किसी ने पकड़ लिया बाहर इंटरव्यू में, तो उनसे पूछा कि अच्छा भाई, जो ब्रॉक लेसनर वापस आ गए तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या थॉट है? तो जॉन सीना ने बोला भाई मैं तो 25 साल से कह रहा हूं, वो लोग डील करके आते हैं और मैं उसको प्ले करता हूं। यानी उन्होंने इस बात से पूरा पल्ला झाड़ लिया जो ट्रिपल एच ने बोला कि जॉन सीना की वजह से ब्रॉक लेसनर आया। उन्होंने बोला कि ये प्लान्स में था, तो वो ठीक है, वो कर दिया। मैं तो अपना लास्ट चैप्टर लिख रहा हूं, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का लास्ट चैप्टर नहीं है, उनकी स्टोरी तो आगे चलती ही रहेगी। तो ये बड़ी फनी सिचुएशन लग रही है कि ब्रॉक लेसनर किसकी वजह से वापस आया है।
हर कोई बंदा उससे अपना जो नाम है उसको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाह रहा। बट जो भी है ब्रॉक लेसनर आ चुका है, पता नहीं यार क्या क्या बड़ा अजीब सा ही हुआ है रिटर्न की, इसके अराउंड जो बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। बाकी अभी टेंशन का भी माहौल है क्योंकि मामला आगे जाके हो सकता है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड सीरियस भी हो जाए, बट फिलहाल सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ताकि ऐसा WWE से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए आता रहे। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।